Good morning, students. I am Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer Psychology, Koshambi. आज की क्लास में हम विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। द रोल ऑफ डिफरेंट एजेंट्स इन स्कूल मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है और बाल सरकार की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, इनकी बहुआयामी भूमिका होती है तथा उसकी जो प्रत्येक भूमिका का जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थी को ऐसा वातावरण तैयार कराना है जिसमें वह अपने आप को विद्यालय की शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से संलग्न करते हुए इसके सर्वांगीण विकास की दशा को प्राप्त कर सके। तथा इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसके विषय में थोड़ा सा हम डिटेल कहें तो यहाँ हम स्पष्ट ये करना हम चाहते हैं कि स्वाभाविक शब्द के प्रयोग का यहाँ विशेष प्रयोजन है बच्चों को उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिल करवाना, जो कि निश्चित रूप से संविधान के अध्याय 3 की धारा 21 की उपधारा 1 के रूप में प्रतिस्थापित शिक्षा के मूल अधिकार की प्रमुख अनिवार्यता है। परंतु इस अधिकार की सफलता शिक्षा की निर्धारित प्रक्रिया को विद्यार्थी द्वारा स्वाभाविक रूप में अंकित किए जाने पर ही निर्भर करती है। इसी दृष्टि से प्रधानाध्यापक की जो भूमिका होती है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इसको हम ऐसे कहें कि क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर जो होती है, जो विद्यालय स्तर पर ही इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए अगर हम अनुकूल दशाओं का निर्माण किया जाना है जिसमें बच्चे अपने शिक्षा संबंधी अधिकार को प्राप्त कर सकें, और इस स्तर पर नेतृत्व जो है प्रधानाध्यापक का ही होता है। अब हम इसमें एक चीज़ ये भी कहेंगे कि जो प्रधानाध्यापक होते हैं इनकी जो विभिन्न भूमिकाओं में एक विद्यालय में ऐसे वातावरण की स्थापना करना इनकी भूमिका के अंतर्गत आता है कि ऐसे वातावरण की स्थापना करें जिसमें छात्र अपनी कक्षा में मात्र श्रोता के रूप में नहीं वरन सक्रिय सहभागी के रूप में प्रतिभाग करे, जिसमें उसे अपेक्षित पूर्ण सहयोग, चाहे वह संस्थागत हो अथवा शैक्षिक हो, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो सके। तो जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी जो भूमिका तभी सफल माना जाएगा जब वह विद्यालय में ऐसा वातावरण स्थापित करने में सक्षम हो सकें, सफल हो सकें, जो जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव के स्थान पर ज्ञानात्मक अधिगम प्रक्रिया द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक स्थापित करने के उद्देश्य से विद्यालय विकास योजना की संकल्पना को वास्तविक रूप में स्थापित कर सके। एक ऐसे कक्षा वातावरण की स्थापना का लक्ष्य होना चाहिए जहां बच्चा अपनी गलतियों से सीखे तथा अध्यापकों के समान अपने पक्ष को रखने एवं सही दिशा को प्राप्त करने में शिक्षक से सहयोग लेने में संकोच न करे। प्रधानाध्यापक को बच्चों, अध्यापकों एवं विद्यालय के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने में एक सुगमकर्ता की भूमिका में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि जो प्रधानाध्यापक के विद्यालय प्रशासन में पर्यवेक्षण संबंधी कार्य भी होते हैं, जिसमें कई तरीके के कार्य हैं। शैक्षिक क्रियाओं संबंधी कार्य, शिक्षकों संबंधी कार्य, छात्र वर्ग संबंधी कार्य, विद्यालय प्रबंध संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य, विद्यालय कार्यालय संबंधी कार्य, विद्यालय भवन तथा अन्य संबंधी कार्य। तो इसमें जो पहला है शैक्षिक क्रियाओं संबंधी कार्य, इसमें शिक्षण क्रियाओं के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा पाठ्यक्रम का चयन करना, शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, मूल्यांकन करना, निर्देश देना आदि कार्य इसमें किए जाते हैं ताकि विद्यालय का चहुमुखी विकास किया जा सके। दूसरा पॉइंट है शिक्षकों
संबंधी कार्य। विद्यालय के जो समस्त कार्यक्रमों की सफलता उसके शिक्षकों पर ही निर्भर करती है। जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं, शिक्षक ही केवल एक साधन है जो स्कूल को गतिशील बनाए रखता है। प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को मार्गदर्शन व परामर्श देना, उन्नति के अवसर प्रदान करना, कार्यभार संतुलित करना, सभी सुविधाएं देना तथा कार्य का मूल्यांकन करना आदि कार्य किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है छात्र वर्ग संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत जो प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को उचित निर्देशन व परामर्श देना, उनकी संख्या निश्चित करके तथा विषय आदि में दर्ज करना, प्रगति संबंधी रिकॉर्ड तैयार करना, परीक्षा व उपयुक्त मूल्यांकन की व्यवस्था, समुचित अनुशासन की व्यवस्था करना, छात्र वर्गीकरण के लिए नीतियाँ बनाना, पिछड़े छात्रों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करना एवं वित्तीय सहायता देना आदि कार्य किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यालय प्रबंधन संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत जो विद्यालय प्रबंधन का मार्गदर्शन उत्तम शिक्षक छात्र सहयोग पर ही आधारित होता है। इन्हें ही प्रशासन का उत्तम साधन माना गया है। इस प्रकार जो प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय प्रबंधकों को उचित निर्देशन व सलाह प्रदान करना, प्रबंध संबंधी नीतियों को निश्चित करना, शिक्षक संघ का गठन कराना, विकास संबंधी समितियों का गठन कराना, संयोजक की नियुक्ति करना आदि कार्यों को भी इसमें किया जाता है। वित्त संबंधी कार्यों के अंतर्गत जो हम कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो एक मार्फिट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धन से अधिकतम शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करनी है। यह केवल उचित प्रशासन द्वारा ही संभव है। जैसा कि इसमें हम पर्यवेक्षक संबंधी कार्य के विषय में पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय वित्तीय योजना का निर्माण करना, आय व्यय का बजट बनाना, लेखा जोखा का विवरण रखना, सभी कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करना, आय व्यय का मूल्यांकन करना, प्रबंध समिति के सभी मदों का विवरण रखना, वित्तीय विभाग व शिक्षा विभाग से संबंध रखना तथा वित्त के अनुसार कार्यों की व्यवस्था करना आदि विशेष कार्य किए जाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विद्यालय कार्यालय संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कार्यालय द्वारा विद्यालयों के समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है। इसका संबंध सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से रहता है। तो उत्तम कार्यालय ही उत्तम विद्यालय का निर्माण करता है, इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। इसी के द्वारा विद्यालय की प्रगति को आंका जाता है। इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय का निरंतर ऑडिट कराना, सभी वित्तीय रिकॉर्डों की जांच कराना, वार्षिक व अर्धवार्षिक सहायता प्रतिवेदनों का निरीक्षण कराना, वित्त संबंधी परामर्श प्रदान करना, आय व्यय संबंधी रूपरेखा तैयार करके देना आदि कार्य किए जाने चाहिए। आर्थिक बजट की परिचर्चा भी ये करता है। विद्यालय जो भवन तथा अन्य संबंधी कार्य, इसके अंतर्गत जो प्रधानाचार्य विद्यालय में आधुनिक अध्ययन कक्षाओं का निर्माण कराना, पुस्तकालय एवं संग्रहालय की व्यवस्था करना, खेल कूद का मैदान तथा व्यायामशाला की व्यवस्था, दृश्य श्रव्य कक्ष, प्रयोगशाला, कैंटीन, सरकारी दुकान तथा पुस्तक डिपो की व्यवस्था, शिक्षक व छात्र संघ की कक्षों की व्यवस्था, प्राचार्य, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के आवास भवनों की व्यवस्था, छात्र जो हॉस्टल्स होते हैं आदि कार्यों को भी इसके में पूरा किया जाता है। तो जो विद्यालय में शिक्षक की भूमिका, इसके बाद हम आते हैं, इतना तो हो गया आपके प्रधानाचार्य के जो कार्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो जो विद्यालय में जो शिक्षक की भूमिका है वह एक दार्शनिक मित्र निर्देशक की मानी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा उनकी समस्याओं के लिए निर्देशन भी देना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रबंधन एवं प्रशासन की भूमिकाओं का विभाजन जो है मुख्य रूप से 5 भागों में किया गया है, जो कि इस प्रकार है। इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वह
एक सेकेंड। इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वह 5 प्रकार की बताई गई है। नियोजन में शिक्षक की क्या भूमिका है, प्रशासन में शिक्षक की क्या भूमिका है, व्यवस्था में शिक्षक की क्या भूमिका है, पर्यवेक्षण या निर्देशन में शिक्षक की क्या भूमिका है, और मूल्यांकन व नियंत्रण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। इसके पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो जैसे जो शिक्षक होता है विद्यालय की कार्य प्रणालियों में, शिक्षकों को अपनी भूमिकाओं के अतिरिक्त भी विद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन में प्राचार्य का सहयोग करना होता है, क्योंकि जो एक प्राचार्य के इतने अधिक उत्तरदायित्व होते हैं कि उनके निर्वहन के लिए शिक्षकों का सहयोग लेना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए एक जो अगर हम साधारणतः की एक नॉर्मली बात करें तो एक विद्यालय का प्राचार्य अपने उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों को शिक्षकों को सौंपता है और प्रत्येक कार्य के लिए स्वतंत्र प्रभारी के रूप में भी उनको नियुक्त करता है, जिसका संचालन शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो हमने 5 भागों में प्रबंधन प्रशासन की भूमिकाओं के बारे में बताया है, तो इस प्रकार शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन में प्राचार्य के साथ जो शिक्षकों को भी प्रशासन और प्रबंधन की सभी भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है, जिसके अंतर्गत ये 5 भाग में इनके कार्यों को इनकी भूमिकाओं को विभाजित किया गया है। तो बेसिकली इसमें हम नियोजन में जो शिक्षक की भूमिका होती है, इसमें जो विद्यालय के जो नियोजन में प्रबंध समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व जो होते हैं वह अहम होते हैं। तो प्रबंध समिति की बैठक में विद्यालय नियोजन संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं और उनका प्रारूप विकसित किया जाता है। प्रबंध समिति का जो सचिव होता है वो प्राचार्य होता है, वह समिति की बैठक का आयोजन करता है और समिति की बैठक की रिपोर्ट भी तैयार करता है। शिक्षा विभाग की नियमावली के अनुसार विद्यालय की प्रबंध समिति का एक वरिष्ठ शिक्षक सदस्य होता है। सदस्य शिक्षक को विद्यालय के प्रबंध समिति की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेना होता है और निर्णयों में अपने अनुभवों के आधार पर सुझाव भी देना होता है। वरिष्ठ शिक्षक विद्यालय और शिक्षकों की समस्याओं को प्रबंध समिति में रखता है और साथ में उनके हितों का भी ध्यान रखता है। प्रबंध समिति में शिक्षक की सदस्यता चक्रीय वारीयता सूची के अनुसार रखी जाती है। इस प्रकार शिक्षकों का जो प्रबंधन में अहम भूमिका होती है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो शिक्षक हैं, पर्यवेक्षक में शिक्षक की मतलब एक पर्यवेक्षक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो विद्यालय में की कार्य प्रणाली में पर्यवेक्षण का कार्य महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय में जो प्रशासन तथा व्यवस्था की गई है वह सुचारू रूप से चल रही है, इसका पर्यवेक्षण करना भी आवश्यक होता है। प्राचार्य ने शिक्षण व्यवस्था एवं प्रशासन हेतु जो प्रभारी नियुक्त किए होते हैं, उन्हें यह अधिकार भी दिया जाता है कि वो अपने कार्यों के संचालन के साथ साथ उनका पर्यवेक्षण भी करें और कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाने का भी प्रयास करें। तो जो संपूर्ण विद्यालय की कार्य प्रणाली का जो दायित्व प्राचार्य का ही होता है, तो परंतु शिक्षकों को स्वतंत्र भार देने पर उस शिक्षक प्रभारी की भूमिका तथा उत्तरदायित्व ये होता है कि वह उसका पर्यवेक्षण भी करे। जैसे कि हम अगर माने एग्जाम्पल लें तो जो छात्रावास प्रभारी की भूमिका होती है कि वह छात्रावास संबंधी सभी कार्यों एवं अनुशासन को बनाए रखने के लिए छात्रावास का पर्यवेक्षण भी करता रहे। इसी प्रकार वित्तीय संबंधी शिक्षक प्रभारी की भी भूमिका होती है कि वह वित्तीय संबंधी दिन प्रतिदिन के आलेखों का पर्यवेक्षण करें, जैसे कैश बुक का अनुरक्षण प्रतिदिन होता है, उसका ये पर्यवेक्षण करता रहे। इस प्रकार अन्य प्रभारियों को भी अपने अपने कार्य क्षेत्र का पर्यवेक्षण करते रहना चाहिए। अब इसमें हम नेक्स्ट जो पॉइंट है कि विद्यालय प्रबंधन में बाल सरकार की क्या भूमिका होती है। तो रोल ऑफ बाल सरकार इन स्कूल मैनेजमेंट। तो विद्यालय प्रबंधन में बाल सरकार बालक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो शिक्षा प्रक्रिया होती है वह 3 महत्वपूर्ण इसमें घटक माने जाते हैं, जिसमें कि पहला होता है शिक्षक, दूसरा छात्र तथा पाठ्यक्रम। इन तीनों में जो शिक्षक एक चर है तथा छात्र एक आश्रित चर है तथा पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम द्वारा इन दोनों की मध्यस्थता की जाती है। इस प्रकार जो विद्यालय गुणवत्ता एवं प्रबंधन
में इन तीनों का प्रबल होना आवश्यक है। प्राचार्य एवं शिक्षक के दायित्वों से तो सभी परिचित होते हैं, परंतु विद्यालय प्रबंधन में छात्रों और बालकों का भी विशेष महत्व होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन हेतु विद्यालय प्राचार्य द्वारा बालकों को कुछ कार्यभार सौंपे जाते हैं, जिसका निर्वाह बालक उत्साहपूर्वक करते हैं। वो उत्तरदायित्व कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे सामान्य सफाई के कार्य, प्रार्थना व्यवस्था के कार्य, पेयजल व्यवस्था का कार्य, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का कार्य, पर्यावरण जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों की व्यवस्था का कार्यभार आदि। इस प्रकार के कार्यों को प्रबंधक वर्ग बालकों की सहायता से ही सफलतापूर्वक पूर्ण करा सकता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक की अनुपस्थिति में बालकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार तो प्रधानाध्यापक द्वारा किसी एक बालक को मॉनिटर बना दिया जाता है, उसके द्वारा शिक्षण कार्य करा लिया जाता है, जिससे कि प्रबंधन में सहयोग होता है। बालकों को जो विद्यालय में कार्यभार देने से वह उस कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, जिससे वह अपने अध्यापक का विश्वास प्राप्त कर सकें। इस प्रकार वह स्व अनुशासित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय में बालकों में प्रबंधन में भूमिका उस समय अधिक बढ़ जाती है जब विद्यालय में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तब तो उस समय तो बिना बालकों के प्रबंधन को पाना संभव ही नहीं होता है। बालकों द्वारा ऐसे कार्यक्रम में अनेक कार्य कराए जाते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। आज विद्यालय में शिक्षकों पर कार्य का भार अधिक होता जा रहा है, जिसमें से शिक्षक अपने कार्यों को कुछ हद तक छात्रों या बालकों के माध्यम से करवाता है, जिसमें शिक्षक की कुछ सहायता हो जाती है और वह विद्यालय के अन्य कार्यों में भी सहयोग दे पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि भूमिका में बाल सरकार की कि विद्यालयों में बालकों को भिन्न प्रकार के आलेखों के रखरखाव तथा कार्य भी सौंप दिया जाता है, जिससे वह अपने उत्साह के साथ करते हैं और रखरखाव एवं साज सज्जा के कार्य को निपुणतापूर्वक कर पाते हैं। विद्यालय में खेलों के आयोजन में भी बालकों की विशेष भूमिका होती है। इन बालकों द्वारा ही सामान्य खेलों के आयोजन में भी विशेष भूमिका का निर्वाह किया जाता है। अब नेक्स्ट है जो कि लास्ट पॉइंट है कि कक्षा में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों के रखरखाव एवं तैयार करने में बालकों की भी विशेष भूमिका होती है। तो इस तरह आज हमने जो 3 पॉइंट्स जो कि डिफरेंट एजेंट्स के अंतर्गत आते हैं, रोल ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल मैनेजमेंट, रोल ऑफ टीचर इन स्कूल मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ बाल सरकार इन स्कूल मैनेजमेंट, हमने आज पढ़ा। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।